देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है, अगर आपने मकान का इंप्रूवमेंट कराया है तो वो कैसे निकलता है। मैंने आपको ये भी लिखाया कि ये इंडेक्स को आप ध्यान रखना, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर कौन सा है 24 25, और 24 25 का इंडेक्स आप ध्यान रखिएगा कितना है 363, ये इंडेक्स है 24 25 का। अब एक मजे की बात मैं आपको आज इसमें बताता हूँ, ठीक है। आपने इंडेक्शन करना तो सीख लिया, बड़ी अच्छी बात है। उस दिन मैंने आपको सिखाया था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, तो उसका एक नोट आप लिख लो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लिख लिया था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, लिखवा दिया। फिर नीचे एक नोट आप लिख लो, खाली लिखो द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ improvement index cost of improvement will be consider index cost of improvement will be consider if it has been done on or after 1st April 2001, 1st April 2001, 1st April 2001। देखो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने भी लिखा है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप तभी निकालते हैं जब कोई भी इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 या इसके बाद कराया गया है। ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, आपकी बुक में जो इंडेक्स का टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर बताना, पेज नंबर बता दो खाली कितना है। 367 पे आपका, मेरे को नीचे 367 पे आपका इंडेक्स का टेबल दिया हुआ है, आप चाहो देख लेना। एक्चुअल में क्या है, ये जो पूरा इंडेक्स टेबल बना हुआ है ना, ये इंडेक्स टेबल बना हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 2001 2002 से इंडेक्स टेबल चालू है, और उसके आगे अभी प्रीवियस ईयर 24-25 तक बना हुआ है। एक्चुअल में 2001-2 का जो इंडेक्स दिया गया है ना, वो इंडेक्स दिया गया है कितना 100 दिया गया है, ठीक है। अब आप मजे की बात समझना, बोले सर इसके पहले का इंडेक्स है ही नहीं है इंडेक्स, अब क्या करें। तो बोले सर ऐसी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, मान लो जिस प्रॉपर्टी में आप बैठे हो ये तो यही जो है लगभग 87 की प्रॉपर्टी है वाली, तो अगर इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो अब कैसे निकालेंगे, दिक्कत हो जाएगी ना आपके लिए। तो भाई आपके पास इंडेक्स तो 2001-2 से है, जो इंडेक्स है 100, तो इसका मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी यार 1 अप्रैल 2001 के पहले की है तो उसके लिए इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, तो बोले सर उसका इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, calculation of index cost of acquisition, calculation of index cost of acquisition if the property is acquired before 1st April 2001, before 1st April 2001, 1 अप्रैल 2000, ठीक है। तो बेटा अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती ना तो उसका इंडेक्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसका इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है ये, वैसे तो आप क्या लेते हो, यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हो, मल्टीप्लाई क्या करते हो आप प्रीवियस ईयर इंडेक्स या फिर सेलिंग ईयर इंडेक्स, यही करते हो ना आप। तो इसमें भी यही करना है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको डिवाइड लगाना है हमेशा किसका 100 का, फिक्स है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ है ना आपको पता है क्या लेना है, आपको लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू। क्या लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 का, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर
1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर यहाँ पे लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आप सेलिंग ईयर इंडेक्स। अच्छा देखो आपका सेलिंग ईयर इंडेक्स तो फिक्स है, कितना है 363 है, ठीक है, और इसमें ये फिक्स रहेगा इंडेक्स कितना 100 का इंडेक्स आपका फिक्स रहेगा। देखो यहाँ ऑप्शन दिया कि आप क्या ले लो, या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर फेयर। देखो फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, उस दिन की जो मार्केट वैल्यू थी, तो वो तो हमेशा ज्यादा ही रहेगी आपकी प्रॉपर्टी केस में, ठीक है। हाँ प्रॉपर्टी, तो फिर ये फॉर्मूला तो आपको एग्जाम में मिलेगा बेटा, डोंट वरी। आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूं कि सर हमें ये टेबल में से कितने इंडेक्स याद करके जाने, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ध्यान रखना कि इंडेक्स चालू कहां से होता है, 1 2 से, इसका इंडेक्स तो कितना है 100, ये याद कर लोगे। और एक आप याद कर लेना, आपका जो प्रीवियस ईयर है 24 25, इसका इंडेक्स कितना है, बस इसके अलावा कोई इंडेक्स याद नहीं करना है। एग्जाम में वो जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन देगा ना, उसका आपको इंडेक्स देगा, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला लिखें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर मल्टीप्लाई बाय सेलिंग ईयर इंडेक्स अपॉन 100। तो अब मैं आज एक क्वेश्चन आपको बना के करवाता हूं जिसमें अभी तक का पढ़ाया हुआ आपका इंडेक्स कॉस्ट का पूरा काम हो जाएगा। बोलो, उसमें आधी इन्फॉर्मेशन रहती है। मैं करूंगा 2 मकानों का, हाँ बेटा, फिर आप इस साल क्या कर रहे हो उसका, भाई फिर तो गया ना बेटा हमारा, इस साल क्या मतलब है इससे, मतलब होता है एक केस में, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, कैन इन्वेंट्री कन्वर्ट इनटू स्टॉक। अरे लिख लिया। चलो अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बनवाता हूँ, उससे अपन करते हैं। हाँ जी देखेंगे, हाँ, अरे एक हमारे मिस्टर चंपक लाल हैं, चंपक लाल के पास है 2 मकान, ठीक है। पहला मकान इन्होंने खरीदा 1 मई 1996 को खरीदा 20 लाख में, ठीक है। और 1 अप्रैल 2001 को मकान का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है कितना 20 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा मकान में 96 में खरीदा था, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 1 जून 1999 को एक इम्प्रूवमेंट कराया था। ये मान लो पहला माला बनवाया था, इम्प्रूवमेंट कराया था। इम्प्रूवमेंट पे कितने पैसे लगाए थे भाई, इम्प्रूवमेंट पे लगाए थे 5 लाख रुपए। फिर इनके 2 3 बेटे थे, बहुत सारे बेटे थे इनके, तो इनको एक माले की और जरूरत पड़ी, तो इन्होंने क्या करा कि 15 अगस्त 2006 में एक इम्प्रूवमेंट और करा लिया। वो इम्प्रूवमेंट के 12 लाख रुपए लग गए, ठीक है। और अभी इन्होंने प्रीवियस ईयर में, मैं मान लो डेट दो, मान लो इन्होंने 16 नवंबर 2024 को ये मकान बेच दिया। कितने बेचा, ये मकान उन्होंने बेचा है 95 लाख में, 95 लाख का मकान बेचा है। हमें कैलकुलेट करना है क्या, कैपिटल गेन ऑन द प्रॉपर्टी, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या क्या है मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन के अंदर। मकान खरीदा 1/5/96 को कितने का, लाख रुपए का। 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू इतना है, देन 1/6/99 को एक इम्प्रूवमेंट कराया गया, और फिर उसके बाद यहाँ भी इम्प्रूवमेंट है, और यहाँ आपने मकान सेल कर दिया। प्लीज कैलकुलेट द कैपिटल गेन। हेलो, आप एक काम करो, व्हाट्सएप कर दो मतलब। हाँ जी, करोगे आप कैलकुलेट, मैं ही कराता हूँ, तुम तो क्यों परेशान हो रहे हो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बड़े आराम से, ठीक है। चलिए भाई देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या लेते हो आप बताओ, हेडिंग वेडिंग लिखना आता है कि भूल गए कि हेडिंग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सेलिंग प्राइस, मकान आपने कितने में बेचा,
ये आपका सेल्स प्राइस। ऊपर हेडिंग आएगा, चाहो तो लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, चाहो तो लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, फॉर मिस्टर चंपकलाल, फॉर मिस्टर चंपकलाल, चंपकलाल फॉर असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा है तुम्हारा पता है क्या? असेसमेंट ईयर 25-26, ठीक है। क्या हुआ? हाँ हाँ, मैं क्या मना कर रहा। चलो जी, 95 लाख में बेचा। चलिए, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना? 95 लाख, है ना, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब मेरी बात समझना, आपका मकान 1 अप्रैल 2001 के पहले का है? बिल्कुल है। आप लोग लिखो मत, समझ लो, पहले लिखने का काम बाद में। 1 अप्रैल 2001 के पहले का है, 96 में आपने खरीदा। हमने अभी देखा कि ऐसे मकान की इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालते, ऐसे निकालते हैं, मकान की कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, ढूंढो मकान की कॉस्ट कितनी है, फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, 20 और 30, बड़ा क्या है? तो जब मैं इंडेक्स कॉस्ट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भाई? इट विल बी 30 लाख मल्टीप्लाई बाय सेलिंग ईयर इंडेक्स कितना है, अपॉन, क्योंकि पहले का मामला है इसलिए इंडेक्स कितना लगता है? तो हाँ जी, बताइए मेरे को कितना है? ओ भाई साहब, 10890। अच्छा, हम थोड़ा सा डेटा अपडेट करें, अपडेट करते हैं। डेटा अपडेट क्या करना है इसको हेलो, हाँ 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 हाँ, एक एक मॉडिफिकेशन करो, सुनो, ये अरे चुप हो जा। 95 लाख की जगह आप इसको करो 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ नहीं, सस्ता बेच दिया मकान मैंने यार, बेचारा, हाँ, चंपकलाल मारेगा मेरे को। हाँ, 1.9 करोड़ में बेचा है मकान, 1 करोड़ 90 लाख, ठीक है। चलो जी, है ना, इसको सही कर लेते हैं। हो जाता है कभी कभी ऐसा यार, ऐसा क्या है, 1 करोड़ 90 लाख, सस्ता बिकवा दे बेचारा। चंपकलाल बोलेगा मेरे से क्या दुश्मनी है आपकी यार। चलो, तो सेलिंग प्राइस 1 करोड़ 90 लाख रुपीज। चलो, अब क्या करें, सबसे पहले माइनस करें आप जो आपने कैलकुलेट करा। अभी आपने क्या कैलकुलेट करा है? आपने कैलकुलेट करा है इंडेक्स, हाँ इंडेक्स बोलते हैं भाई, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना निकाला बताएंगे मेरे को? 10, अच्छा, 1 करोड़ 8 लाख 90 हजार रुपए, ठीक है, ये हो गया। चलो, ये तो हो गया आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, ये क्लियर हो गया अपने को। अब आते हैं आगे, और क्या इन्फॉर्मेशन काम की समझना। देखो, मैंने ये भी ले लिया, मैंने ये भी ले लिया, क्या मुझे इसका इंडेक्सेशन करना चाहिए क्या? देखना, आपने एक इंप्रूवमेंट कराया 5 लाख का, कब कराया था? 1 जून 1999 को। आज मैंने एक नोट लगाया आपको आती, वो नोट जरा पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है उसमें। ये लिखा हुआ है कि अगर कभी भी इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 के पहले कराया गया है तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग उसका कोई इंडेक्शन लेते हैं, नहीं लेते हैं? कोई मुझे बता सकता है इसका रीजन क्या है, सर ऐसे क्यों? देखो लॉजिक समझो, मैं आपको बताऊँ, मैं बताता हूँ, सुनो, लेट मी एक्सप्लेन, आई हैव चार्जिंग फॉर दिस, ओके। तो आप बात समझना, जब आप बोलते हो कि यार इस मकान की फेयर वैल्यू इतनी, तो इसका मतलब ये ना कि पूरे मकान की फेयर वैल्यू है वो। भाई मान के चलो, ये हमारे है चंपक चाचा, और ये चंपक चाचा का मकान कुछ ऐसा है। इन्होंने क्या है, जो भी 96 में खरीदा था ना, तो ये वाला माला खरीदा था। बाद में ये जो फर्स्ट फ्लोर है, ये इस पैसे से बना हुआ है, जो 99 में पैसे थे ना, इसमें 5 लाख लगा, ये और बनाया था आपने मकान। जब खरीदा 20 लाख में, तो ये फर्स्ट फ्लोर और बनवाया, कितने लगे इसमें इनके? 5 लाख और लगे।
तो जब आपको ये 30 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू दी गई, तो ये 30 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू क्या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की दी जाती है क्या? ये 30 लाख रुपए जो फेयर वैल्यू है ये पूरे मकान की फेयर वैल्यू है बेटा। तो वो ऑलरेडी जो आपने इंप्रूवमेंट पे पैसा लगाया ना, वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है सारा, कि भाई ये पूरा मकान है, मेरे इस पे 25 लाख लग चुके हैं, लेकिन आज की तारीख में फेयर वैल्यू कितना है? आज की तारीख मतलब अप्रैल 2001, कितना फेयर वैल्यू वहां पे? 30 लाख। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, आप पूरे मकान का ले लेते हो ना, इसीलिए ही इंप्रूवमेंट अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के पहले कराया है तो उसका कोई काम आपको नहीं करना। देखो ये मैं आपको लॉजिकल चीज बताता हूँ, नहीं बताऊं तो भी चलेगा, ऐसा रूल लिखा दिया, खत्म कहानी, कि 1 अप्रैल 2001 के पहले का इंप्रूवमेंट है मत करना, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल तो बच्चा पूछता है सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसका रीजन ही होता है, ठीक है? चलो तो हमारा ये पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, और ये भी हो गया। अच्छा ये 2006 वाला इंप्रूवमेंट, इसका कुछ करना है क्या? करना है इंडेक्स, क्योंकि ये बात क्या है ना बेटा, आपका निकालो इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक मिनट आ जा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर्मूला क्या लगेगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितने में इंप्रूवमेंट कराया आपने? 6 लाख है ना, 2006 में 12 लाख का कराया। चलिए 12 लाख का कराया आपने इंप्रूवमेंट, मल्टीप्लाई बाय आपका प्रीवियस एरियर इंडेक्स तो कितना है, हम इसमें डिवाइड लगाएंगे किसका? जिस साल आपने इंप्रूवमेंट करवाया। आपने इंप्रूवमेंट कब कराया बेटा? आपने इंप्रूवमेंट कराया है फाइनेंशियल ईयर 6-7 में, ठीक है? एग्जाम में जैसे मैंने बोला इंडेक्स दिया होगा तो मैं यहाँ भी देता हूँ, 6-7 का इंडेक्स है 122। 6-7 का इंडेक्स कितना है? 120 ही दिया हुआ है आपने। हाँ जी, तो 122 लगाओ फॉर्मूला, बताओ मेरे को कितना आ रहा है? 35,70,000, 35,70,491 रुपए, ठीक है? ये भी हो गया। फिर आगे बस खत्म, ये आपने मकान बेच दिया। अब आप देख लो क्या आपको प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है और क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? 190 में से एक तो ये माइनस करो और एक ये माइनस करो, दोनों माइनस कर दो, बताओ कितना आ रहा है? एक मिनट भाई, हाँ 46,29,500 कितना? 08 8 नहीं आएगा, फिर 9 आएगा, तो मेरे को 91 लिखा है वहां पे। कोई बात नहीं, तेने मुझे जो लिखा है मैंने वैसे कर लिया। तू पहलवान पिट जाएगा मेरे हाथ से, ये उल्ट पड़ांगे, कैलकुलेटर चलाना नहीं आता तेरे को। अबे कहाँ सर के बच्चे, वो लड़कियां बोल रही तो गलत है, तो मतलब तेरा गलत है। बोलो बेटा कितना है? 4539,509, 453950, ठीक है? व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर गुप्ता? अरे बोलो जी, ये मैंने एग्जांपल करा, समझ में आ गया आपको? तो आज अभी हमने मेन क्या क्या पढ़ा है, बात को समझना। हमने बोला कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो हम इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं। इंडेक्स कॉस्ट नॉर्मली निकालने का तरीका क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग ईयर इंडेक्स डिवाइड बाय परचेज ईयर इंडेक्स, है ना? हमने कोई इंप्रूवमेंट कराया, कभी इंडेक्स कॉस्ट लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग ईयर इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द इंप्रूवमेंट ईयर। ये नॉर्मल केस थे। आज हमने कहा कि यार अगर आपने मकान 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा है, अगर आपने 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा है तो इंडेक्स कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होगा? इंडेक्स कॉस्ट निकालने का तरीका होता है ये, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग ईयर इंडेक्स जो आपके लिए फिक्स है 363, और इसमें डिवाइड कितने का लग जाएगा? 100 का लग जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए फिर अगर आपने इंप्रूवमेंट कराया, हेलो हेलो, हाँ जी, तो अगर आपने इंप्रूवमेंट कराया, इंप्रूवमेंट 2001 के पहले कराया तो
कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर 2001 या उसके बाद कराया तो फिर उसका इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दूं मैं छोटा सा, वो करेंगे आप लोग। अरे करेंगे क्या कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए तो आप लोग एक काम करें, इलेक्शन नंबर 2 करें, मैं 2 मिनट में आया था। इलेक्शन नंबर 2। हाँ जी, तो वो आपका लेसन नंबर 2 मैंने आपको दिया था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें हमने निकालना सीखा, क्या निकालना सीखा? कैपिटल गेन। चलिए अब मैं आपको लिखाऊंगा कि कुछ देखिए एसेट्स ऐसे भी होते हैं जहां पर है ना आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता ही नहीं है, उनकी कॉस्ट को कभी भी इंडेक्स नहीं किया जाता। तो अगला टॉपिक आप लिखें, इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग एसेट्स, following assets, the benefit of indexation will not given. Benefit of indexation. ठीक है, चलिए इसमें आप लिखो नंबर 1, on all the depreciable assets, on all the depreciable assets, all the depreciable assets, ठीक है, यानी कि जिन पे डेप्रेशन लगता है। नंबर 2, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, bonds and debentures for long term capital gain, for long term capital gain, ठीक है। तो इन एसेट के केस में आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता है। फाइन, अगला पॉइंट एक और आप लिखें। देखो जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि हम जब इंडेक्स कॉस्ट ले रहे हैं, तो इंडेक्स कॉस्ट ले रहे हैं तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू बेनिफिट दे रहे हैं विच एवर इज हायर। कुछ एसेट्स के केस में सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं डायरेक्ट, उसमें फेयर मार्केट वैल्यू नहीं चेक करते, भले आपका 1 अप्रैल 2001 के पहले का मामला क्यों ना, है ना। तो अगला नोट आप लिखिए, इन द फॉलोइंग एसेट्स, इन द फॉलोइंग एसेट्स fair market value of 1st April 2001, fair market value of 1st April 2001 will not to be consider, will not to be consider, आप लिखें गुडविल, गुडविल, ट्रेडमार्क, गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट, सब किराएदार होता है ना कहीं पे, तो उससे जैसे मान लो आपकी दुकान में किराएदार हो 30 साल से, मकान वाले ने केस कर दिया दुकान खाली कर, आप उससे पैसे ले रहे हो दुकान खाली करने के, तो होता है टेनेंसी राइट, जो पैसे उस किराएदार को देने पड़ते हैं, टेनेंसी राइट के पैसे होते हैं, वो फ्री एसेट्स होता है उसका। टेनेंसी राइट कॉमा रूट परमिट, रूट परमिट का मतलब जैसे आपको रूट पे जाने का मिलता है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिलता है रूट परमिट, रूट परमिट, ठीक है। चलिए इन एसेट्स के केस में हम लोग को क्या नहीं करना है, हम लोगों को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और वैसे मैंने आपको सेक्शन 112A पढ़ा रखा है क्या? नहीं पढ़ाया? लगाओ चाटा खींच के, 112A नहीं पढ़ाया। नॉर्मल कैपिटल गेन होता है 112, और शेयर मार्केट
कि अगर आप काम कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचते हैं, तो उन पे होने वाला कैपिटल गेन जो है वो 112A में आता है। और अगर उन्हीं शेयर्स का काम कर रहे हैं लेकिन आपका जो गेन है वो गेन कैसा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पर कौन सा सेक्शन लगता है, 111A, है ना, 111 नहीं लगता है। हाँ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, सब भूल जाओ, बढ़िया है। चलो लिखो, काम की चीज पढ़ाते हैं। देखो हमने ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ एग्जम्पशंस माइनस किए थे, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक बहुत ही काम का एग्जम्पशन, दैट इज सेक्शन 54। लिखो, एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 54। तो फिर कल से मैं आपको क्या क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगा, एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 54। ठीक है, बात को समझना। अभी आपने एक एग्जांपल सॉल्व किया आज ये वाला, है ना, उसमें आपने देखा कि यार इन्होंने मकान बनाया बड़े प्यार से, 2 बार उसका इम्प्रूवमेंट करा लिया, है ना, मान लो पहले ग्राउंड फ्लोर था, फिर फर्स्ट बनाया, फिर सेकंड बनाया, बाद में बच्चे बड़े हो गए, अलग अलग मकान लेके देना था, मकान बेच दिया। मान लो इन्होंने मकान बेच के ये पैसे कमाए, तो क्या इनका ऑब्जेक्ट पैसे कमाने का है क्या, नहीं है ना, मजबूरी में बेचा है यार, खुशी से थोड़ा बेचा है। तो सरकार बोलती है बिल्कुल ठीक है, आप अगर ये चीज साबित कर दो तो आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। साबित कैसे करें, गुप्ता जी को बोले सर हाउ हाउ वी कैन प्रूव दैट, साला साबित कैसे करें, सिंपल, एक मकान बेचा है ना, दूसरा खरीद लो, एक मकान बेचो दूसरा खरीद लो। मान लो आपका मकान पहले किसी ऐसी कॉलोनी में है जहां पर गलियां छोटी पड़ रही हैं, सब पड़ रही हैं, अब भगवान की दया से 2 पैसे आ गए आपकी जेब में, आपने कह रहा हो पुरानी कॉलोनी में मकान छोड़ेंगे, मस्त नया मकान बनाते हैं, बना लिया, अपराध थोड़ी ना। इंटेंशन क्या था, पुराने मकान को बेच के जो पैसा आया उसने नया मकान बनवा लिया, कोई गलती थोड़ी ना करी। फिर नहीं, एक बात बताओ, अगर आप रेंट पे रह रहे हो, रेंट का मकान खाली करोगे तो कोई कैपिटल गेन होगा क्या आपको, कैपिटल गेन हुआ कहाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा, मकान बेच के मकान खरीदना पड़ेगा, है ना। चलिए सेक्शन 54 क्या है, पहले मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन लिखेंगे। देखो सेक्शन 54 बिल्कुल सिंपल एंड लॉजिकल है। सेक्शन 54 बोलता है कि आपने बेचा, क्या बेचा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची, रहने का मकान बेचा, बढ़िया। क्या खरीदा, बोले रहने का ही मकान खरीदा, एक तरफ मकान बेचा दूसरी तरफ मकान खरीदा, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर मकान बेच के मकान खरीदा तो ये सेक्शन 54 ये बोलता है कि आपने जितने का नया मकान खरीदा उतनी एग्जम्पशन आपको मिल सकती है, पर ध्यान रखिएगा एग्जम्पशन कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो ये आपको बोले यहाँ पे कि भैया ये मैंने मकान बेचा था ना, मैंने एक नया मकान खरीदा है 80 लाख रुपए में, कितने में खरीदा, 80 लाख में खरीदा, तो भाई मकान बेच के मकान खरीदा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ बेनिफिट दोगे सेक्शन 54 का, लेकिन बेनिफिट 80 लाख का नहीं दे सकते, क्योंकि अगर मैंने 80 लाख लिख दिया तो फाइनल आंसर तो नीचे नेगेटिव में आ जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिए कभी भी अगर एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है तो वो मिलता है या तो आपका जो मकान का वैल्यू है, या फिर मैक्सिमम कैपिटल गेन है कितना आपका 30 45 39 500, इतना ही है ना, इतना बेनिफिट आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका LTCG क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि नया मकान आपने कितने में खरीदा है, 80 लाख, लेकिन बेनिफिट कितने का मिलेगा, सिर्फ 45 39 50, नेगेटिव में कभी ना, सरकार का चूना लगा रहे हो। इनकम नेगेटिव आने का मतलब ये सालों कहीं से दूसरी जगह से सेटअप कर लोगे तो गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान हो जाएगा ना। अच्छा लेकिन मान लो अगर नया मकान आपने 30 लाख 30 लाख का खरीदा होता, तो अगर आपने नया मकान 30 का खरीदा होता तो यहाँ में सेक्शन 54 का बेनिफिट 30 लाख का ही देता, फिर तो आपको फिर लगभग 15,39,509 रुपए टैक्सेबल कैपिटल गेन हो जाता। ठीक है, 54 की कहानी समझो, क्या बोलता है 54, बेचा क्या है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, खरीदा क्या है, बहुत बढ़िया सर, लेकिन सर कितने टाइम में खरीदें ये भी तो बता दो। खरीदने के लिए बोले सर मकान खरीदना जरूरी है, सर हमारे पापा तो कहते हैं कि बना बनाया नहीं लेना चाहिए, खुद का प्लॉट लेंगे उस पर मकान बनाएंगे हम, तो बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो 3 साल के अंदर अंदर नया मकान बना लो। कितने साल के अंदर अंदर, 3 साल में बना लो। बोले सर बना बनाया ले, तो बना बनाया ले लो। अगर आप बना बनाया मकान लेना चाहते हो तो जिस दिन आपने ये वाला मकान बेचा था, या तो उसके 1 साल पहले या उसके 2 साल बाद, क्या बोला मैंने,
या तो 1 साल पहले या 2 साल बाद। बोले सर थोड़ा सा आप अजीब नहीं बता रहे हो, आप बोल रहे हो जिस दिन मकान बेचा उसके 1 साल पहले। बोले सपना आ रहा था क्या? हाँ आता है सपना इंडिया में लोगों को, मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है, ये भी सोचना आप। मान लो आपका मकान है, मैंने कहा किसी कॉलोनी में या छोटा मकान है, आप बड़ा मकान लेना चाह रहे हैं, कोई फ्लैट का प्रोजेक्ट चालू हो गया, प्री बुकिंग में सस्ता मिलता है, आपने यार उसको बुक करा लेते ना। लेकिन पापा ने कहा यार बेटा ये मकान अपना जो है वो बिके तो सही, कि पापा बिक जाएगा, उधर प्री बुकिंग का डिस्काउंट निकल जाएगा, अपने बुक नहीं कराया तो। आपने क्या करा, एक मकान बुक करा लिया, मकान बुक कराया, उसके 6-7 महीने बाद ये जो आपका मेन मकान था ये बिक गया, तो आप एलिजिबल तो होगा ना। तो इसीलिए अगर आप बना बनाया मकान खरीदते हैं तो मैं आपको बता दूं उसकी क्या रेट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए आपने मकान बेचा से 10 अगस्त 2024 को। लिमिट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मकान बनवा रहे हैं, बनवा रहे का मतलब प्लॉट लिया, प्लॉट में मकान बनवाना है, बहुत बढ़िया, प्लॉट लिया, प्लॉट में मकान बनाना है, यहाँ से लो 3 साल, यहाँ से 3 साल जोड़ोगे तो 9, 8, 27, 3 साल, हाँ सॉरी 4 है तो मैं इसको चॉइस करता हूँ, ओके माय डिफॉल्ट चॉइस, ठीक है। वो मैं क्या पढ़ाते पढ़ाते भेज जाता हूँ भावनाओं में। तो आपने मकान बेचा 10 अगस्त 2024 को, इस तारीख के 3 साल के अंदर अंदर मकान बना लो अगर बनाना है तो। ठीक है, आपने कहा सर बनाने बनाने की कायम मत, हम तो बना बनाया लेंगे। अगर बना बनाया लेना है तो बना बनाया लेना है ना, ले लो ना, मना थोड़ी ना। 10/8/24 को मकान बेचा है ना, बना बनाया लेना है तो कैसे ले सकते हैं, 1 साल इधर और 2 साल इधर। यानी कि या तो जो मकान आपने बेचा उसके 1 साल पहले या फिर उसके, अच्छा देखो क्या यहाँ पे 3 साल नहीं हुए क्या, यहाँ पे 3 साल होगा ना, 1 साल पीछे का 2 साल आगे के। तो अब अगर मेरे को यहाँ से 2 साल जोड़ने हो तो क्या लिखूं मैं, 9, 8, 26 लिख दूं। उधर 1 साल करना हो तो आएगा 11, 8, 23, ठीक है। तो ये हो गया, या इवन 11 क्या 10 से 9 ही हो जाएगा, तो 10 हो सकता है, यहाँ पे 10 हो जाएगा आपके पास। ये आपका 10/8/23। तो या तो आपने 1 साल, ये डेट कौन सी है, ये हमारी डेट ऑफ ट्रांसफर है जिस दिन हमने मकान बेचा है 10 अगस्त 2024। तो या तो आपने 1 साल पहले कोई फ्लैट खरीदा हो या फिर इसके 2 साल बाद कोई फ्लैट खरीद लिया हो। बोले सर फ्लैट खरीदना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, आप बनाया बनाया मकान खरीद लो, मकान में तो मिलते बने बनाए, वो ले लो आप। बोलो भाई डेट समझ में आई? बोले सर हमसे तो दोनों ही काम नहीं हो रहे, ना तो हमारे को प्लॉट समझ में आ रहा है कोई, और सर बोले बिल्डर तो बहुत महंगा दे रहा है। बोले अब क्या करें सर? सरकार ने कहा तुम तो किसी लायक नहीं हो यार, तुमसे तो कुछ काम ही नहीं होता है, एक काम करो, नहीं हो रहा तुमसे काम, पैसे हमारे पास ले आओ। नहीं हो रहा तुमसे, नहीं संभल रहे ना पैसे, हमारे पास ले आओ। बोले सर आपके पास लिया है तो फिर आप इनकम टैक्स की छूट कैसे दोगे? बोले देंगे ना। तो गवर्नमेंट ने बोला एक ऑप्शन और खोलते हैं तुम्हारे लिए, न तुमसे मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदा जा रहा है, न तुम्हारे से बना बनाया मकान लिया जा रहा है, उत्तर मुखी है, दक्षिण मुखी है, फलाना ढिगाना है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो एक काम करो, आप है ना इस साल का जो इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे ना, उसके पहले बैंक में जाओ और बैंक में एक अकाउंट खुलाओ। और वो अकाउंट किस नाम से खुलता है? कैपिटल गेन स्कीम के नाम से बैंक में अकाउंट खुलता है। बोले एक काम करो वहां पैसे जाके जमा करा दो, क्योंकि जब आप वहां बैंक में पैसा जमा कराते हो ना, वो पैसा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, तो वहां जमा करा दो। देखो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट पता है क्या होती है? नॉर्मली होती है 31 जुलाई आपके लिए, 31 जुलाई, जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 है तो 31 मार्च 2025 होती है रिटर्न की डेट, है ना। अब आप मान लो आपने मकान कब बेचा था, 10/8/24 को मकान बेचा था। सोचो देखो प्लॉट देखो, अच्छा बोले सर इस साल हमने प्लॉट ही खरीदा है, बना नहीं पाए। प्लॉट खरीदते ना तो भी एग्जाम्पशन मिल जाता है, क्योंकि आपने काम तो चालू कर दिया ना, प्लॉट तो खरीद लिया, चलते रहो कोई दिक्कत नहीं। तो आपने 10 अगस्त 2024 को मकान बेचा, 31 जुलाई 2025 के पहले पहले या तो प्लॉट खरीद लो या बना बनाया मकान खरीद लो। और तुम इतने बड़े कम वक्त तो तुमसे कोई काम नहीं हो रहा, तो सरकार ने कहा तुमसे नहीं संभल रहा पैसा, तुम लायक ही नहीं हो, तुम एक काम करो, तुम हमारे पास आ जाओ और बैंक में, एक नेशनलाइज बैंक में अकाउंट खोल लो, तो भी आपको हम सेक्शन 54 का एग्जाम्पशन अलाउड कर लेंगे। तुम्हारे को जब भी 6 महीने 8 महीने बाद कोई ढंग का प्लॉट नजर आया ना, आ जाना, इस खाते में से पैसे निकाल के ले जाना और प्लॉट खरीद लेना ना। ऐसा नहीं होता यार, समझ में आई बात? ये होता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 54। क्या पढ़ा, बेचा क्या,
रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। खरीदना भी क्या है, मकान बेचना है, मकान खरीदना है। कब खरीदना है, बोले अगर कंस्ट्रक्शन कराना है तो जिस दिन पुराना मकान बेचा था उसके 3 साल के अंदर अंदर। बना बनाया लेना है तो जिस दिन मकान बेचा था उसके 1 साल पहले या उसके 2 साल बाद आप नया मकान खरीद सकते हैं। ये काम कर सकते हो। और अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा तो हमारे पास आ जाओ, बैंक में पैसे जमा करा जाओ। बैंक में पैसे जमा कराओगे तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाए। बात को ढंग से समझो। देखो कई बार इनकम टैक्स पढ़ते पढ़ते बच्चों को लगता है कि सर इससे तो बढ़िया हम थ्योरी अटेम्प्ट कर लें। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब एग्जाम में आएगा आपका सेक्शन 54 तो आप लिखने के काबिल तो तभी बनोगे जब आप सुन के जाओगे कि आपने क्या लिखा। वरना आप एक बार चाहो तो सेक्शन पढ़ के देख लो, ऐसा निकलेगा रॉकेट की स्पीड से ऊपर से, हवा भी लगेगी ये है क्या सेक्शन 54। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, पूरा एक सिनेरियो पढ़ने से ना आपको चीज समझ में आएगी कि यार ऐसा ऐसा होता है। और जब आप, जैसे मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ऐसे लिख के जाना, एग्जाम में 16 में से 12 से 13 नंबर आ जाएंगे थ्योरी में। आप जैसे बताते जा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे लिखते जाओगे ना आप, सिर्फ 2 या 3 पेज थ्योरी के लिखे, मस्त नंबर आ जाएंगे। नहीं लिखना 4 पेज 5 पेज, नहीं लिखना। क्यों लिखना है, बढ़िया क्रक्स लिखा एक बार में, काम खत्म, फिनिश। क्यों लिखे जाता, नहीं लिखना हमको। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ, अरे एक वो स्टूडेंट आता है वो फर्स्ट, और टोटल, अरे पागल है वो, मेरे से हट रहा है। 12,000 जो है ना 7 का बेसिक पढ़ाना है। हाँ, तो मैं, मुझे तो पता नहीं यार आप कौन हो। ऐसा थोड़ी नहीं, पर मुझे तो है ना सामने वाला पागल है। मैंने कहा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बात कर लो। हाँ, क्या वो थोड़ा पॉलिटिक्स मेरा वो है, वो है। चलो ठीक है ना। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आपने को। अब मान लो आप बहुत डेढ़ शाणे, आपने क्या करा, मकान बेचा, मकान खरीदा, 31 चले गए, पहले पहले आईटीआर भर दिया और इनकम टैक्स में छूट ले ली। 2 महीने बाद ये नया मकान भी बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, बढ़िया पैसे मिल रहे थे। मान लो आपने 80 लाख में नया मकान खरीदा, किसी ने कहा 1 करोड़ में दे रहा है क्या, आपने कहा ले ला 1 करोड़ दे मकान ले, मेरे को क्या दिक्कत, दूसरा ले लूंगा मैं तो फिर वो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ गया, पैसा नहीं कमाने का। आप तो बोले थे हमने पैसा नहीं कमाने के लिए मकान बेचा है, नहीं बेचे। तो इसमें क्लॉज है, क्लॉज ये है कि जब आप छूट लेते हो ना सेक्शन 54 की, तो जो नया मकान आपने खरीदा है, ये नया मकान आप बेच नहीं सकते हो 3 साल तक। नया मकान बेच नहीं सकते हो। अगर आपने नया मकान बेच दिया तो वो जो आपको पहले 54 का एग्जेम्पशन मिला था वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा फिर आपको। तो नया मकान नहीं बेच सकते। अरे इनकम टैक्स तो ऐसी है कि आदमी रोते रोते हंसता है, यही बोलो कि हंसते हंसते रोता रहता है इसको पढ़ते पढ़ते, है ना, कि बोले सर ये क्या सांप की तरह बिल में से एक एक चीज क्या निकल के आती रहती है इसमें, यही मजा है इसको पढ़ने का। तो नया मकान आप देखो कितना शानदार बना हुआ इनकम टैक्स, कितने होशियार इनकम टैक्स बनाने वाले। उन्होंने बोल दिया छूट लेने 54 की ले ले, बाकी इस मकान को 3 साल तक बेचेगा नहीं तू। बोले क्यों, बोले नहीं तेने कहा था ना नया मकान रहने के लिए लेना है, तो फिर रेस्ट में 3 साल तो रहे कम से कम, है ना। तो आप नया मकान 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं। समझ में आई बात आपको। चलो फटाफट, अच्छा लिखेंगे कल फटाफट एक 54 को हम रिकॉल ले लेते हैं जल्दी से। 54 हमने पढ़ा गया। अच्छा पहली बात तो 54 का जो बेनिफिट है ये इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, कंपनी को नहीं मिलता है। ठीक है, क्या बेचना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या खरीदना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कौन से टाइम में खरीदनी है, अगर बनाना है मकान तो हाँ जिस दिन आपने पुराना मकान बेचा उसके 3 साल के अंदर अंदर बना लो। बना बनाया लेना है तो जिस दिन मकान बेचा था उसके 1 साल पहले या 2 साल बाद आप मकान खरीद सकते हो। लेकिन आपसे दोनों काम भी नहीं हो रहे, आप बहुत बड़े वाले कमबख्त हो, तो फिर आप क्या करें, कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करा दें। और वहां पैसा जमा कराने से क्या होगा, वहां पैसा जमा कराने से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपका जब मन हो उस खाते में से पैसे निकालना और नया प्लॉट खरीद लेना। और ये भी ध्यान रखना है कि नया मकान कितने साल नहीं बेचना, 3 साल तक। अगर बेचा तो क्या होगा,
कैपिटल गेन लग जाएगा, उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, और होप सो कल जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरा नोट्स की जो शीट है वो इस स्क्रीन पे विजिबल होगी, जहां से मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा लिखने की समस्या से मुक्ति। ठीक है, चलो थैंक यू। मर्जी आपकी।